27 अगस्त 2003 कश्मीर। एक आदमी कश्मीरी कपड़े पहने साइकिल पर सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, वो नॉर्मल लग रहा था। इतना कि रास्ते में लगे बीएसएफ के नाके पर मौजूद जवान उसे एक आम नागरिक समझकर आगे जाने देने ही वाले थे। लेकिन तभी एक जवान की नजर उस पर गई। कुछ असामान्य लगा। जवान ने पीछे से उसे रुकने का इशारा किया और उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उस आदमी ने जवान को अपनी तरफ आते देखा, वो घबरा गया। उसने साइकिल वहीं छोड़ दी और अचानक भागने लगा। ये देखकर आसपास मौजूद जवान तुरंत हरकत में आए और उसकी तरफ दौड़ पड़े। अपने आप को घिरता हुआ देख उस आदमी ने एक खौफनाक फैसला लिया। वो अपने साथ लाए विस्फोटक को फोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक उसी पल एक बहादुर जवान सामने आ गया और झपट्टा मारकर उसे काबू में कर लिया। एक बड़ा धमाका होने से टल गया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने सुरक्षा एजेंसियों को हिला दिया। उसका मकसद था उस दिन कश्मीर दौरे पर आए भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काफिले पर आत्मघाती हमला करना, और वो ये सब कर रहा था कुख्यात आतंकी कमांडर गाजी बाबा के निर्देश पर। ये जानकारी मिलते ही ऑफिसर तुरंत अपने सीनियर नरेंद्र दुबे को फोन कर बताते हैं, सर तुरंत आइए, गाजी बाबा तक पहुंचने की पक्की खबर मिली है। और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन गाजी बाबा, एक ऐसा मिशन जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की दिशा ही बदल दी। गाजी बाबा का जन्म पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ और उसकी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं पूरी हुई। बचपन से ही कट्टरपंथी सोच के माहौल में पला बढ़ा गाजी 1980 के दशक में अफगानिस्तान पहुंच गया। उस दौर में अफगान जंग अपने चरम पर थी और यहीं उसकी मुलाकात गुलबुद्दीन हिकमतयार के मुजाहिद्दीन गुट से हुई। अफगानिस्तान में रहते हुए गाजी ने न सिर्फ ट्रेनिंग ली बल्कि लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। यही वो समय था जब उसकी सोच पूरी तरह हथियारबंद जिहाद की ओर मुड़ गई। कुछ साल बाद वो वापस पाकिस्तान लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था, बल्कि कट्टर विचारधारा से भरा हुआ आतंकी बन चुका था। पाकिस्तान लौटने के बाद उसने देखा कि कैसे मसूद अजहर भारत के खिलाफ बड़े आतंकी हमलों की साजिशें रच रहा था। इन हमलों की प्लानिंग, नेटवर्क और असर ने गाजी को प्रभावित किया। इसी सोच के साथ उसने भारत में दाखिल होने का फैसला किया। मकसद साफ था, कश्मीर के रास्ते भारत में आतंक का बड़ा नेटवर्क खड़ा करना। 90 के दशक में कश्मीर में बढ़ती हिंसा के दौरान गाजी बाबा का नाम कई निर्मम घटनाओं से जोड़ा गया। उस पर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा फैलाने और आतंकी ढांचे को मजबूत करने के आरोप लगे। धीरे धीरे उसने घाटी में ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारों पर भारत में हमलों को अंजाम देने लगा। उसे कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिनमें 2001 का भारतीय संसद हमला, कांधार विमान हाईजैक से जुड़े नेटवर्क और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर हमला जैसी घटनाएं शामिल बताई जाती हैं। इसी दौरान वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में ऊंचे लेवल पर पहुंच गया और मसूद अजहर का बेहद भरोसेमंद सहयोगी बन गया। कश्मीर में गाजी की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो शक के आधार पर भी स्थानीय लोगों पर जुल्म करने से पीछे नहीं हटता था। कश्मीर की आज़ादी के नाम पर वो डर और हिंसा का ऐसा माहौल बना रहा था जिसमें आम लोग सबसे ज्यादा पिस रहे थे। जैसे ही वो कॉल नरेंद्र दुबे तक पहुंचती है, माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। बिना वक्त गवाए नरेंद्र दुबे सीधे बीएसएफ के सीक्रेट हाउस पहुंचते हैं। वहां उन्हें बताया जाता है, सर हमने एक शख्स को पकड़ा है। ये पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया हुआ अंसार भाई है। खुद को सुसाइड बॉम्बर बनाकर आया था। मकसद था अटल बिहारी वाजपेयी जी के काफिले पर हमला करना। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अधिकारियों में से एक आगे कहता है, सर हमें ये आदमी गाजी बाबा तक पहुंचा सकता है। बस यही सुनना था कि नरेंद्र दुबे तुरंत अंसार के सामने जाकर बैठते हैं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन सवाल सीधा, गाजी बाबा कहाँ मिलेगा? अंसार कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, मुझे उसका ठिकाना तो नहीं पता, लेकिन हमारी रोज बातचीत होती है। वो आगे बताता है, हम दोनों कोड नाम से बात करते हैं। मेरा कोड है 08 और गाजी बाबा का 39। इतना सुनते ही पास में खड़े बीएसएफ के जवान गंदर कुमार, जो फोन इंटरसेप्ट ऑपरेशन संभालते थे, अचानक बोल पड़ते हैं, सर ये कोड नाम तो मैंने कई बार सुना है। 08 और 39 बातचीत में आते थे, लेकिन तब कभी समझ नहीं पाया कि 39 असल में गाजी बाबा है। जब भी हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होते थे, हर बार उसी कोड नाम पर एक मैसेज जाता था, मुर्गा टपका दिया है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। 39 कोई मामूली नंबर नहीं था, वही गाजी बाबा था। हर हमले के पीछे वही नाम छुपा था। नरेंद्र दुबे अब अंसार से सख्त लहजे में पूछते हैं, और क्या जानते हो गाजी बाबा के बारे में? अंसार कुछ पल सोचता है, फिर बोलता है, मैं एक कारपेंटर को जानता हूँ, उसने उसके लिए कई हाइड आउट बनाए हैं। बस इतना सुनना था। नरेंद्र दुबे तुरंत उस कारपेंटर तक पहुंचते हैं। उसे सामने बिठाकर सीधा सवाल किया जाता है, कहाँ कहाँ बनाए हैं तुमने हाइड आउट? कारपेंटर घबराया हुआ था।
पसीना साफ दिख रहा था। वो कहता है, मुझे सच में नहीं पता साहब, हर बार जब मुझे बुलाया जाता था मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, रास्ता नहीं दिखता था, जगह पहचान नहीं पाता था। लेकिन फिर वो धीरे से बोलता है, एक हाइडआउट है जिसका मुझे पता है, वहां मैं खुद गया था बिना पट्टी के, अगर आप कहें तो वो जगह बता सकता हूँ। नरेंद्र दुबे बिना एक पल गवाए कारपेंटर को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उस घर को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ही घर की पहचान पक्की होती है, बीएसएफ के बेस पर तुरंत एक मीटिंग बुला ली जाती है। अब साफ था, समय आ चुका है ऑपरेशन गाजी बाबा लॉन्च करने का। सारी प्लानिंग पूरी होने के बाद तारीख तय होती है 30 अगस्त 2003 सुबह के करीब 3 बजे। नरेंद्र दुबे अपने कुछ साथियों के साथ गाजी बाबा के इलाके में पहुंचते हैं। गाड़ियां थोड़ी दूर खड़ी की जाती हैं ताकि किसी तरह की आवाज न हो और गाजी बाबा को जरा सी भी भनक न लगे। इसके बाद सब पैदल आगे बढ़ते हैं और पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक एहसास होता है, ये वो घर नहीं है जिसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। उनके साथ कारपेंटर भी मौजूद होता है। उसे गाड़ी से बुलाया जाता है और पूछा जाता है। वो साफ कहता है, ये वो घर नहीं है, इसके आगे वाला घर है, वहीं रहता है गाजी बाबा। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। जैसे ही ऑफिसर घर के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले उन्हें कुछ बच्चे और एक औरत दिखाई देती है। उन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। इसके बाद टीम ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर वाले कमरे में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, कमरा खाली दिखाई देता है। अंदर बस एक सोफा रखा होता है, थोड़ा बहुत सामान और दीवार पर लगा हुआ एक बड़ा सा शीशा। नरेंद्र दुबे ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं। कारपेंटर को ऊपर बुलाया जाता है। कारपेंटर बिना कुछ कहे सीधे उस बड़े शीशे की तरफ इशारा कर देता है। इतना संकेत काफी था। जैसे ही एक जवान शीशे के करीब जाकर उसे ध्यान से देखने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक उसी शीशे के अंदर से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही ग्रेनेड भी फेंके जाते हैं। दरअसल उस शीशे के पीछे एक खुफिया कमरा बनाया गया था जिसमें गाजी बाबा और उसके साथी छुपे हुए थे। अचानक हुए इस हमले से जवान तुरंत पीछे हटता है। कमरा छोटा था, खुली जगह थी, छुपने की कोई खास जगह नहीं थी। लगातार हो रही फायरिंग में हमारा एक जवान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये देखकर नरेंद्र दुबे तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश देते हैं और खुद आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लेते हैं। वो पूरी हिम्मत और जोश के साथ जवाबी फायरिंग करते हैं। हालात ऐसे थे कि उन्हें ये भी एहसास नहीं होता कि उन्हें 2 गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी पूरी मैगजीन दुश्मनों की तरफ खाली कर चुके थे। तभी अंदर से एक हैंड ग्रेनेड बाहर फेंका जाता है। नरेंद्र दुबे बिना हिचकिचाए उसे उठाकर वापस उसी कमरे के अंदर फेंक देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका होता है और अचानक कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जब टीम अंदर जाकर देखती है तो कुछ लोग इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं। उन्हीं के बीच गाजी बाबा भी पड़ा होता है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। गाजी बाबा और उसके साथी मारे जा चुके थे और इसी के साथ गाजी बाबा का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो 2D एनिमेशन के जरिए देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।